Hey guys, welcome to my class. My name is Kanchan and you are watching Kanchan की classes. बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज का ये पार्ट है और आज है डे 20 और आज आप सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो जब भी आप कंटिन्यूअस टेंसेस की बात करते हैं तो उनको प्रोग्रेसिव टेंसेस भी कहा जाता है। सो आप नाम से कंफ्यूज ना हो, दोनों का ही मतलब जारी रहने के लिए यूज होता है। कंटिन्यू का क्या मतलब होता है? कोई काम जारी रहना। तो जब कोई काम अभी चल रहा है, जब आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। लेकिन साथ ही साथ फ्यूचर के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। वो कैसे, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। साथ ही साथ आज आप इस वीडियो में ये भी सीखेंगे कि जब हम वर्ड में आईएनजी ऐड करते हैं तो उसके क्या रूल्स हैं, यानी कि स्पेलिंग किस तरीके से चेंज होती है। और साथ ही साथ आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स भी सीखेंगे, जैसे कि आई और एम को जोड़ते हैं तो क्या प्रोनाउंस करते हैं, एम और नॉट को जोड़ते हैं तो क्या प्रोनाउंस करते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपने इस सीरीज का कोई भी पार्ट मिस कर दिया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक है, आप वहां जाके उन्हें देख सकते हैं। अभी फटाफट लेसन की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात किसी भी टेंस में ये होती है कि हम उस टेंस के सेंटेंसेस को पहचानें कैसे, क्योंकि अगर आप सही तरीके से पहचान पाएंगे तभी आप सही हेल्पिंग वर्ब्स या फिर वर्ब की फॉर्म्स यूज करके सही तरीके से ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो इस टेंस की जो पहचान है रिटन सेंटेंसेस के लिए वो ये है कि सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे वर्ड्स आएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे भी वर्ड्स आते हैं जैसे कि करता रहता है, करती रहती है या फिर करते रहते हैं। करना की जगह पे वो वर्ब आएगा, वो क्रिया आएगी जिसकी आप बात करते हैं, जैसे कि रोती रहती है, खाती रहती है, इस तरीके से। ठीक है, अब इनका स्ट्रक्चर भी आप समझ लीजिए। मैंने यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव के स्ट्रक्चर्स लिख रखे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, फिर एम, इज, आर, इनमें से कोई एक यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आप V1 में आईएनजी ऐड कर देंगे। V1 क्या है? बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म। जैसे कि गो, वेंट, गॉन में गो, गो में आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग बन जाएगा। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, अदरवाइज नहीं। तो उसके बाद जो नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, इसमें इस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में इन दोनों की पोजीशंस एक्सचेंज कर देंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी एंड वन मोर थिंग, वर्ब में आईएनजी। जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट। और अगर ये जो इंट्रोगेटिव है क्वेश्चन वर्ड के साथ है, जो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, फिर बाकी के स्ट्रक्चर यही होता है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या है? यही स्ट्रक्चर होते हैं दोनों टाइप के सेंटेंसेस में, सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड हो जाता है। और कॉन्ट्रैक्शंस वाले के लिए तो मैंने आपको पहले ही बताया है, तो पहले की वीडियोस जरूर से देखें क्योंकि उसमें मैंने इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताया है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो हो गए रिटन के फॉर्म जिसमें आपने देख के पहचान लिया। स्पोकन इंग्लिश के लिए बोलते वक्त इतना टाइम नहीं होता कि आप सोच पाए कि सेंटेंस पूरा बोलें और फिर लास्ट में क्या आया उसके अकॉर्डिंग आप रखें। बोलने के लिए आपको ऐसी सिचुएशंस पता होनी चाहिए कि हम किस तरीके की सिचुएशन में किस तरीके का सेंटेंस फॉर्मेशन यूज करते हैं। तो चलिए घूमते हैं इस तरफ और समझते हैं कि कैसी कैसी सिचुएशंस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ मैंने एक टाइम बार बना रखा है जो कि ये बता रहा है कि ये पास्ट है, पुराना समय जो बीत गया, ये प्रेजेंट हो गया यानी कि अभी की बात कर रहे हो, और ये फ्यूचर। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है सबसे ज़्यादा यूज होता है वो ये है कि जो काम अभी हो रहा है, यानी कि जब मैं बोल रही हूँ उसी टाइम पे हो रहा है। So happening right now at the time of speaking, something which is happening right now. Right now का मतलब हो गया कि at the time of speaking, जब मैं बोल ही रही हूँ। अब मैं बोल रही हूँ, इस समय मैं ये भी बोल सकती हूँ ना, मैं बोल रही हूँ। तो इसे ट्रांसलेट क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर इज, एम, आर। तो आई के साथ एम आता है हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। आई एम, फिर उसके बाद बोलना, बोलना को बोलते हैं स्पीक, और इसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा स्पीकिंग। आई एम स्पीकिंग। आई कैन से आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। यू आर लिसनिंग टू मी। सो यू क्या है? सब्जेक्ट है। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। लिसनिंग, लिसन में आईएनजी ऐड किया, देन टू मी, ये ऑब्जेक्ट हो गया कि आप मुझे सुन रहे हैं।
ये अभी हो रहा है, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसे हम बोलेंगे यू आर वॉचिंग माई वीडियो। आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग इंग्लिश। या फिर एट द मोमेंट व्हाट यू आर डूइंग, जस्ट सपोज कि आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। अगर मैं लिख रही हूँ इस समय तो मैं बोलूंगी आई एम राइटिंग। अगर मैं खाना खा रही हूँ तो मैं बोलूंगी आई एम ईटिंग। अब बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। अब क्योंकि आपको पता है मैं खाना नहीं खा रही हूँ तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो मैं क्या बोलूंगी, आई एम नॉट ईटिंग फूड। अब खाना खाने के लिए आप ईट का भी यूज कर सकते हैं, हैव का भी यूज कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं आई एम नॉट हैविंग फूड, या फिर आई एम नॉट टेकिंग फूड। तो खाने के लिए ईट, हैव और टेक तीनों का यूज होता है। एक और सेंटेंस लेते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूं, तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई एम पढ़ाने के लिए टीच, तो टीच में ing लगा दिया, बन गया टीचिंग। आई एम टीचिंग इंग्लिश। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, बस एम और इसके बीच में नॉट लगा देंगे, तो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है और ये है। अगर क्या से शुरुआत हुई तो ये, और क्वेश्चन वर्ड आया सेंटेंस में तो ये। तो अभी मैं बोल रही हूँ क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और मैं बोलूंगी एम आई। यहाँ पे देखिए एक्सचेंज हो गई पोजीशन, ये यहाँ और ये यहाँ। एम आई टीचिंग इंग्लिश। और अगर मैं क्वेश्चन वर्ड ले आ दूं और बोलूं कि मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रही हूं, तो इससे पहले वाई लग जाएगा, वाई, फिर ये ए स्मॉल में हो जाएगा, वाई एम आई टीचिंग इंग्लिश। तो यहाँ पे आपने ये सीखा कि प्रेजेंट में कोई चीज जब लगातार हो रही है, अभी इस वक्त अभी वो काम पूरा नहीं हुआ है, तब हम इस टेंस का यूज करते हैं। उसके अलावा हम नंबर सेकेंड फ्यूचर के भी चीजों के लिए यूज करते हैं, तो वो क्या होते हैं, फ्यूचर प्लान्स और अरेंजमेंट्स। तो इससे मेरा मतलब है कि जो चीज फ्यूचर के लिए प्लान है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल टुडे, या फिर दिस इवनिंग भी बोल सकते हैं। तो यहां मैं बोल रही हूं मैं आज फुटबॉल खेल रही हूं। अगर मैं यहाँ पे बोलूं आई एम प्लेइंग फुटबॉल दिस इवनिंग, तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ। ठीक है, मान लीजिए हमने टुडे हटा के ये लिखा, आई एम प्लेइंग फुटबॉल दिस इवनिंग, मैं आज शाम फुटबॉल खेल रही हूँ। तो दैट मीन्स कि मैं अभी नहीं खेल रही हूँ, शाम की बात कर रही हूँ, फ्यूचर की बात है, लेकिन प्लान्ड है इसलिए इस तरीके से यूज किया। एक और सेंटेंस देखते हैं कि राम इज विजिटिंग his friend this week. राम इज विजिटिंग हिज फ्रेंड दिस वीक, मतलब कि राम इस हफ्ते अपने दोस्त से मिल रहा है या फिर मिलेगा। तो प्लान्ड है, फ्यूचर की बात है, दिस वीक इस हफ्ते है तो फ्यूचर की बात, लेकिन क्योंकि प्लान्ड है इसलिए ये टेंस यूज किया। तो फ्यूचर प्लान्स और अरेंजमेंट्स के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। और अगर आप ध्यान दें तो इसमें टाइम दिया हुआ है, तो इस ऐसे सेंटेंसेस में इस तरीके के वर्ड्स आएंगे जैसे टुडे, टुमारो, दिस वीक, या फिर दिस मंथ, दिस ईयर भी आ सकता है, नेक्स्ट मंडे। तो ऐसे कुछ वर्ड्स आएंगे जिससे टाइम पता चलेगा, उससे ये पता चलेगा कि प्लान्ड है, तो हम यही टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब आते हैं नंबर 3 पे। I have written here happens again and again, something which happens again and again। तो जो चीज बार बार होती है, तो यहाँ हम आते हैं इस चीज पे जो मैंने बोला था करता रहता है, करती रहती है या करते रहते हैं। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि वो हमेशा शिकायत करती रहती है, तो क्योंकि वो बार बार करती है इसलिए ये टेंस यूज होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि हमेशा या तो ऑलवेज यूज होगा
या फॉरएवर यूज होगा, इसके बिना ये सेंटेंस नहीं बन सकता। तो मैं सेंटेंस बोलती हूँ कि वो हमेशा शिकायत करती रहती है, शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो बच्चा हमेशा रोता रहता है, दैट बेबी इज ऑलवेज क्राइंग, वे हमेशा झगड़ते रहते हैं, दे आर ऑलवेज फाइटिंग। तो ध्यान दीजिए कि ऑलवेज हर सेंटेंस में आ रहा है और ऐसे में हम हिंदी में किस तरीके से बोलते हैं, करता रहता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी आप यही टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आते हैं नंबर 4 में, दैट इज फॉर टेम्परेरी एक्शंस। तो टेम्परेरी एक्शन से ये मतलब हो गया कि जो चीज अभी शुरू हो गई है, पास्ट से शुरू है, अभी भी चल रही है और शायद फ्यूचर में भी चले, लेकिन हमेशा नहीं चलेगी, टेम्परेरी है। जैसे कि आप बोलते हैं आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो कुछ दिन आप इंग्लिश सीखेंगे, जब आप सीख जाएंगे तो सीखना छोड़ देंगे। तो ये सेंटेंस इस कैटेगरी में आएगा, आई एम लर्निंग इंग्लिश। या फिर मैं बोलूं ही इज स्टडीइंग हिस्ट्री, वो इतिहास पढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें टेम्परेरी हैं। मान लीजिए आप कोई सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं तो टेम्परेरी है, जब आप पढ़ाई पूरी कर लेंगे तब आप वो चीज नहीं करेंगे। तो टेम्परेरी है, कुछ दिन तक होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अभी जिस वक्त आप बोल रहे हैं उस वक्त आप वो कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं आई एम लर्निंग इंग्लिश, दैट डजंट मीन कि आप अभी इंग्लिश लर्न कर रहे हैं। हाँ, आप कुछ दिनों से कर रहे हैं, आगे भी कुछ दिनों तक करेंगे। तो ऐसे 4 सिचुएशंस मैंने बता दी जिसमें आप इस टेंस का यूज करते हैं गाइस। तो आपने क्या सीखा कि जो चीज अभी हो रही है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उसके लिए हम ये टेंस यूज करते हैं, और टेम्परेरी एक्शंस के लिए भी यूज करते हैं। जो चीज शुरू हुई है, अभी फिनिश नहीं हुई है, अभी कुछ दिन और चलेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इस समय हो रही हो। उसके अलावा हम फ्यूचर के प्लान्स के लिए, अरेंजमेंट्स के लिए यूज करते हैं, जो चीज प्लान्ड है। और साथ ही साथ ये वाला कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा, जिसमें कि इज एम आर के साथ ऑलवेज हमेशा आता है और करता रहता है के सेंस में यूज होता है। दैट मीन्स कि कोई चीज बार बार होती रहती है। ठीक है, अब गाइज मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कि किस तरीके से आप आईएनजी ऐड करेंगे वर्ड्स में, स्पेलिंग्स किस तरीके से चेंज होती हैं, और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, उनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। सो गाइज अब देख लेते हैं कि किस तरीके से हम आईएनजी ऐड करते हैं। सो द रूल नंबर 1 इज वर्ड्स दैट एंड इन ई, जिन वर्ड्स के एंड में, अंत में ई आता है, रिमूव ई एंड ऐड आईएनजी। वहां पे ई को हम हटा देते हैं एकदम से। जैसे कि LIV, लिव का क्या हो जाएगा, LIVING, यहाँ पे ई नहीं रहा तो ई हमने हटा दिया। गिव, GIVE, गिव, गिव मीन्स देना, यहाँ से भी ई हटाया और ये बन गया गिविंग। ये क्लियर। अब दूसरा नंबर है वर्ड्स दैट एंड इन IE, तो जो वर्ड्स में लास्ट में IE आएगा, चेंज IE टू Y, इस IE को बदल के Y कर देंगे एंड ऐड ING, उसके बाद ING ऐड कर देंगे। LIE लाई, तो IE हट गया और Y आ गया, LYING लाइन। DIE डाई, यहाँ पे भी IE हटा के हमने Y कर दिया, बन गया डाइन। क्लियर। अब देखिए रूल नंबर 3 इज वर्ड्स दैट एंड विद कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट, यानी कि जिन वर्ड्स के एंड में कॉन्सोनेंट फिर वोवेल फिर कॉन्सोनेंट आएगा एंड स्ट्रेस्ड, और उसमें जो वोवेल है, जो साउंड है, उस पर स्ट्रेस दिया जा रहा है, डबल द लास्ट लेटर एंड ऐड ING। तो जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट होगा उसे डबल कर देंगे, फिर ING ऐड कर देंगे। तो BEG, अब ये 3 ही लेटर का वर्ड है, इसमें ये कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, और हम बोलते हैं बैग। तो यहाँ पे हम स्ट्रेस देते हैं तो यहाँ पे G डबल हो जाएगा और ये बन गया बेगिंग, BEGGING। इसी तरीके से बिगिन, तो बिगिन में हम स्ट्रेस कहाँ दे रहे हैं, इस आई पे, तो यहाँ भी ये N डबल हो जाएगा और ये बन गया बिगिनिंग, डबल NING। नेक्स्ट इज स्टॉप, STOP, स्टॉप, स्ट्रेस कहाँ है, ऑप पे, टॉप, तो यहाँ भी ये डबल हो जाएगा और यहाँ पे हो गई स्पेलिंग STOPPING। इसी तरीके से कट, कट में भी स्ट्रेस दे रहे हैं तो ये हो गया डबल और हो गया कटिंग।
लेकिन नंबर 4 इज इफ नॉट स्ट्रेस्ड, अगर स्ट्रेस नहीं है लास्ट वाले सिलेबल पे, देन नो डबलिंग, तब हम डबल नहीं करेंगे। जैसे कि ओपन, यहाँ पे हम ओपन नहीं बोलते, हम बोलते ओपन, तो स्ट्रेस इस पे है, इस पे नहीं है, तो यहाँ हम डबल नहीं करेंगे और स्पेलिंग होगी OPENING, नो डबलिंग। इसी तरीके से एंटर, यहाँ पे हम एंटर नहीं बोलते, बोलते हैं एंटर, तो यहाँ भी स्ट्रेस इस पर नहीं है, इसलिए यहाँ भी R डबल नहीं होगा। तो ये रूल्स हैं ING ऐड करने के, बाकी सब के साथ आप उसी सेम स्पेलिंग में ING ऐड कर देंगे। अगर ये चीज़ें आ रही हैं, ये एक्सेप्शंस हैं, तो यहाँ पे आप इस तरीके से इन्हें करेंगे। अब हम आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स की तरफ। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम दो वर्ड्स को जोड़ते हैं और अपॉस्ट्रोफी की हेल्प से लिखते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शंस कहलाते हैं। तो ये हो गया पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए कॉन्ट्रैक्शन आई एम। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो कॉन्ट्रैक्शन से इधर लिखे हुए हैं और इनमें से किसी की भी स्पेलिंग चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ ये जो वर्ड्स है ना इज एम आर, इनका ये पहला लेटर गायब हो रहा है। तो आई एम पे ए हट गया और अपॉस्ट्रोफी लग गया, ये बन गया आई एम। इसे प्रोनाउंस करेंगे आई एम या फिर आई। अमेरिकन इंग्लिश में आई एम एंड ब्रिटिश इंग्लिश में आई एम। और ही और इज, जब इन्हें कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आई हट जाएगा और ये बन गया हीज, इसे प्रोनाउंस करेंगे हीज। शी में भी आई हट गया, अपॉस्ट्रोफी लग गया शीज। इट इज को कॉन्ट्रैक्ट किया, आई हटा इट्स। यू आर को कॉन्ट्रैक्ट किया, ए हट गया, पहला लेटर हट रहा है और बाद वाले सभी वही है। यू ए हट गया, आर ई, यू अपॉस्ट्रोफी आर ई, इसे प्रोनाउंस करते हैं योर। जैसे वाई और यू आर को आप प्रोनाउंस करते हैं, सेम इसको भी प्रोनाउंस करेंगे। वी आर, यहां पर भी वी और ए हट गया, आर ई, इसे प्रोनाउंस करते हैं वियर। दे आर, इसमें भी ए हट गया और ये इस तरीके से बना, इसे प्रोनाउंस करते हैं देयर। और शायद इसीलिए कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि THERE को भी देयर प्रोनाउंस करते हैं, THEIR को भी देयर प्रोनाउंस करते हैं और THEY अपॉस्ट्रोफी RE को भी देयर प्रोनाउंस करते हैं। ये हो गया पॉजिटिव के लिए। अब नॉट वाले कॉन्ट्रैक्शन देखिए, इज और नॉट को जब हम जोड़ेंगे तो नॉट से ओ गायब हो जाएगा और इसकी जगह पर अपॉस्ट्रोफी आ जाएगी। तो इज नॉट को जोड़ा तो ये बन गया इजंट, क्या प्रोनाउंस करेंगे इजंट। आर और नॉट को जोड़ा तो यहां भी ओ हट के अपॉस्ट्रोफी लग गया और इसे प्रोनाउंस करेंगे आंट या फिर आंट। तो आप अगर ध्यान दें तो दो जो ये प्रोनाउंसिएशन है ये ब्रिटिश और अमेरिकन की हैं। सो ब्रिटिश में इसे प्रोनाउंस करेंगे आंट, जिसमें र का साउंड नहीं आएगा, और अमेरिकन में प्रोनाउंस करेंगे आंट, हल्का सा र का भी साउंड आएगा। अब देखिए एम नॉट की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें एम कहीं नहीं है, AIN अपॉस्ट्रोफी T, इसे प्रोनाउंस करेंगे एंट। और मैं बता दूं कि एंट सिर्फ एम नॉट की ही कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, इन पांचों के लिए ये कॉन्ट्रैक्शन यूज होता है एंट। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब क्वेश्चन टैग्स में एम नॉट आई लिखना होता है तो वहां कॉन्ट्रैक्शन ये वाला यूज होता है, आंट आई। इट्स वियर्ड बट इट इज़ अ फैक्ट। इंग्लिश में ये इसी तरीके से यूज़ होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चंस नहीं हैं तो वो इस तरीके से यूज़ होंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में यूज़ हुआ तो आंट आई के तरीके से यूज़ होता है। क्लियर? तो ये हो गए आपके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब देखिए एक फैक्ट और है कि अगर आप एक सेंटेंस बना रहे हैं तो दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप बोल रहे हैं आई एम नॉट डूइंग दैट, बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं आई एम नॉट डूइंग दैट, तो इसे दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आई और एम का कॉन्ट्रैक्शन हो गया आई एम नॉट डूइंग दैट, और आई को ऐसे ही रहने देते हैं, एम और नॉट को जोड़ेंगे तो हो जाएगा एंट, आई एंट डूइंग दैट। ओके, तो इस तरीके से आप एक ही सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं, इवन तीन तरीके से जब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कॉन्ट्रैक्शंस के साथ कुछ सेंटेंसेस। Guys, now I've got some important sentences with contractions. He is, यानी कि he is sleeping. अब इसी में अगर हम not लगा देंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, वह नहीं सो रहा है, he is not sleeping. अब इसी सेंटेंस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, he isn't sleeping. तो मैं आपको यही दिखाना चाह रही थी कि आप दो या तीन तरीके से एक ही सेंटेंस को लिख सकते हैं।
एम आई स्टैंडिंग, क्या मैं खड़ी हूँ। एम आई नॉट स्टैंडिंग, क्या मैं खड़ी नहीं हूँ। तो ये क्या से शुरुआत हो रही है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गया, और ये इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए इसी सेंटेंस को अब मैं कॉन्ट्रैक्शंस के जब साथ बनाऊंगी तो काफी कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। आंट आई स्टैंडिंग, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि क्वेश्चंस में इस एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यही वाला होता है। सो ये क्वेश्चन है तो आंट आई स्टैंडिंग, क्या मैं खड़ी नहीं हूँ। और जब ये सिर्फ एक नेगेटिव सेंटेंस है तो आई के साथ ये आया एंट, आई एंट स्टैंडिंग, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है। फिर दे आर गोइंग होम टुनाइट, सो देयर, इसे साथ में क्या बोलेंगे देयर, और अलग अलग कर देंगे तो बोलेंगे दे आर। सो देयर गोइंग होम टुनाइट, ये कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर का ही है, क्योंकि आज रात वे घर जा रहे हैं। अभी नहीं हो रहा है लेकिन प्लान्ड है, इसलिए ये टेंस यूज हुआ। शी इज ऑलवेज लाफिंग, ये कौन सा सेंटेंस है, जो मैंने बताया था कि करता रहता है, करती रहती है। शी इज ऑलवेज के साथ बना है लाफिंग, वो हमेशा हंसती रहती है। नेक्स्ट इज आर यू प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, क्या तुम अपने एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हो। सो आर यू, आर से शुरुआत हुई, क्या से शुरुआत हुई, और ये कौन सा सेंटेंस है जो कि अभी नहीं हो रहा है लेकिन टेम्पररी एक्शन है, जब एग्जाम्स हो जाएंगे उसके बाद वो प्रिपरेशन नहीं करेगा। आर यू प्रिपेयरिंग। तो मैंने आपको सभी तरीके के सेंटेंसेस दे दिए। ऑलराइट गाइस, आई होप कि आज का लेसन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो। मैंने जितना हो सका है सारी चीज़ें आपको बता दी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जानना ज़रूरी है। फिर मिलूंगी आपसे डे 21 में पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तो वो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, उसके बाद आने वाले बेल के निशान को जरूर प्रेस करें, और बेल के निशान को भी प्रेस करने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक करें ताकि आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना करें। इस वीडियो में आपने नया क्या सीखा, आई एम श्योर कि आपने आज कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा, तो वो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। विल मीट यू सून, बाय बाय।